हेलो दोस्तों, नमस्कार। आरसी ऑनलाइन क्लासेज में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज का जो हमारा विषय होगा वो विषय यह होगा, चूँकि हमारा जो भारत का हम भूगोल पढ़ रहे हैं और उस भारत के भूगोल के प्राकृतिक प्रदेशों का हम अध्ययन करना शुरू किए थे। और उन प्राकृतिक प्रदेशों में सबसे पहले हम प्रदेश की बात की थी हिमालय पर्वत, और हिमालय पर्वत की लगभग सारी चीज़ों को हम कवर कर चुके हैं। एक चीज़ बच रहा है, वह क्या है? दर्रा। तो दर्रे का क्लास हम अलग से एक बना के डाल देंगे। लेकिन आज दूसरा प्राकृतिक प्रदेश स्टार्ट हो रहा है जो थोड़ा सा लंबा चलेगा, ठीक है। इसके कम से कम 5-6 वीडियो पढ़ेंगे और इस प्राकृतिक प्रदेश का हम अध्ययन करेंगे। इस प्राकृतिक प्रदेश को हम यदि देखते हैं तो उत्तर में गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदान से या उत्तर के विशाल मैदान के दक्षिण में यह पाया जाता है, तथा दोनों तटों को छोड़ दिया जाए तो संपूर्ण भाग में इसका विस्तार है। और यह भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक या भौतिक प्रदेश है, जिसका क्षेत्रफल कितना है? लगभग 16 लाख वर्ग किलोमीटर है। कितना क्षेत्रफल है? 16 लाख वर्ग किलोमीटर है। और इसको कुछ भागों में बांट करके हम अध्ययन करने का काम करेंगे। जब कुछ भागों में बांट करके अध्ययन करने का काम करेंगे तो एक एक खंडों का एक एक क्लास में हम अध्ययन करेंगे, या तो एक दिन में 2 से मैक्सिमम 2 खंड को अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं दोस्तों वीडियो में, तो यहाँ पे एक पर्वत श्रेणी स्टार्ट होती है। ऐसे एक पर्वत श्रेणी स्टार्ट होती है, ऐसे। इस पर्वत श्रेणी को नाम दिया गया है क्या? इसका नाम दिया गया है अरावली श्रेणी। यह कौन सी श्रेणी है? अरावली श्रेणी। अरावली श्रेणी, ठीक है। कौन सी है? अरावली श्रेणी। अब अरावली श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो इसको हम गुरु शिखर, इसको बता रहे हैं गुरु शिखर। और गुरु शिखर का जो हम पढ़ने का काम करेंगे, तो जब अरावली पर्वत पढ़ेंगे तो उस समय इसका हम अध्ययन करेंगे। दूसरी यदि हम पर्वत श्रेणी की बात करते हैं, दूसरी पर्वत श्रेणी, तो दूसरी पर्वत श्रेणी यहीं से स्टार्ट होती है, ऐसे। और ऐसे ये स्टार्ट होकर के और कहाँ तक? बिहार तक चली गई। इसको नाम क्या दिया गया? विंध्यन श्रेणी। इसका नाम क्या है? विंध्यन श्रेणी। विंध्यन श्रेणी, इसका नाम है विंध्यन श्रेणी, ठीक है। और यही हमारे उत्तर प्रदेश के विंध्याचल मिर्जापुर वाले क्षेत्र में पाई जाती है। उसके बाद हम यदि आगे चलते हैं तो अगली हमारी श्रेणी स्टार्ट होती है। और जो अगली श्रेणी स्टार्ट होती है, यह श्रेणी ऐसे, इसको क्या नाम दिया जाता है? सतपुड़ा। सतपुड़ा श्रेणी, सतपुड़ा। और इसको नाम दिया जाता है महादेव। महादेव पर्वत, सतपुड़ा श्रेणी और महादेव। हालांकि ये सतपुड़ा श्रेणी का हिस्सा है, लेकिन इसको नाम क्या दे दिया गया? महादेव पर्वत। और यहीं से यदि हम यहाँ चले तो यहाँ पे एक पाया जाता है जिसको नाम क्या दिया गया? मैकाल पर्वत। इसका नाम क्या है? मैकाल पर्वत, ठीक है। तो यह है आपका मैकाल पर्वत, मैकाल श्रेणी। इसके दक्षिण में हम चलेंगे तो दक्षिण में स्टार्ट होता है हमारा यहाँ पे 2 छोटी छोटी और श्रेणियाँ यहाँ पे पाई जाती हैं, ठीक है। इसके बाद स्टार्ट हो जाता है हमारा कौन सा? पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट का विस्तार यहाँ तक है। इसके बाद यहीं से स्टार्ट हो जाता है नीलगिरी श्रेणी। और नीलगिरी श्रेणी के नीचे आएंगे तो अन्नामलाई श्रेणी, और अन्नामलाई श्रेणी के नीचे आएंगे तो कार्डमम पहाड़ी, ठीक है। तो इनका नाम पहले लिखने का काम करते हैं। इनका नाम लिखते हैं तो यहाँ कौन सा है? पश्चिमी घाट। इसका नाम क्या है? पश्चिमी घाट। इसका नाम क्या है? नीलगिरी श्रेणी, नीलगिरी श्रेणी। इसका नाम क्या है? अन्नामलाई श्रेणी, अन्नामलाई श्रेणी। इसकी यदि हम बात करते हैं तो यह कौन सा है? कार्डमम पहाड़ियाँ, कार्डमम, या इसका नाम क्या है? इलायची, इलायची श्रेणी, कार्डमम या इलायची श्रेणी। इसके यदि हम की बात करते हैं तो यहाँ पे एक पर्वत श्रेणी पाई जाती है सेवराय। यहाँ पे एक पहाड़ी पाई जाती है जिसका नाम है जवादी श्रेणी। और यहाँ पे एक पाई जाती है जिसका क्या नाम है? नल्ला मलाई श्रेणी, ठीक है। इसका नाम क्या है? नल्ला मलाई श्रेणी। इसका नाम क्या हो जा रहा है? सेवराय श्रेणी, सेवराय श्रेणी। इसका क्या नाम है? जवादी श्रेणी, जवादी श्रेणी। और इसका क्या नाम है? नल्ला मलाई श्रेणी, नल्ला मलाई श्रेणी।
ठीक है। अब इसके यदि बाद की हम बात करते हैं तो यहाँ पे एक और पर्वत श्रेणी इस हिस्से में पाई जाती है, छोटी सी पर्वत श्रेणी, एक छोटी सी पर्वत श्रेणी, ठीक है। इस हिस्से में एक छोटी सी पर्वत श्रेणी पाई जाती है, लेकिन यहीं पे देखेंगे कुछ पठार भी पाए जाते हैं। इसी हमारे प्राकृतिक प्रदेशों में कुछ पठार पाए जाते हैं, और इन पठारों की यदि हम बात करते हैं तो पठारों को हम जरा ब्लू प्रिंट से बनाने का काम करें। यहाँ पे पठार पाया जाता है जिसको हम क्या नाम देते हैं, मालवा का पठार, मालवा का पठार। यहाँ पे एक है जिसको नाम क्या दिया गया है, बुंदेलखंड का पठार, बुंदेलखंड का पठार, ठीक है। यहाँ पे एक नाम दिया गया है जिसको क्या कहते हैं हम, छोटा नागपुर, छोटा नागपुर का पठार, ठीक है। यहाँ पे यदि हम आते हैं तो यहाँ पे एक पठार पाया जाता है जिसका क्या नाम है, दंड कारण्य का पठार। यहाँ पे यदि हम आते हैं तो यहाँ पे पठार है जिसका नाम क्या है, तेलंगाना का पठार। यहाँ पे यदि हम आते हैं तो ये कौन सा है, कर्नाटक का पठार, कर्नाटक का पठार। ये कुछ पठार हैं। और यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे तो एक महत्वपूर्ण है, इसको हम न भूलें, गारो, खासी और जयंती। कौन से, गारो, खासी और जयंती, इनके नाम हम लिख ले रहे हैं। इसका नाम क्या है, गारो। इसकी यदि बात करते हैं इसका नाम क्या है, खासी। और इसकी यदि बात करते हैं तो इसका नाम क्या है, जयंतिया। इसकी क्या नाम है, जयंतिया। तो ये प्रायद्वीपीय पठार हमारा है या प्रायद्वीपीय प्रदेश है, इस प्रदेश का हम अध्ययन है। अच्छा, एक चीज़ और भी देखेंगे, यहाँ पे भी एक पठार पाया जाता है, यहाँ पे, जिसको गिर की पहाड़ियाँ के नाम से जानते हैं। कौन सी पहाड़ी, गिर की पहाड़ियाँ, गिर की पहाड़ियों के नाम से इसको जाना जाता है, ठीक है दोस्तों। तो ये जो हमारा प्राकृतिक प्रदेश है, इसी प्राकृतिक प्रदेश का हमें अध्ययन करना है। और इस अध्ययन को करने के लिए हमें देखिए कैसे कैसे हमें अध्ययन करना पड़ेगा। सबसे पहले प्रायद्वीपीय पठार को दो भागों में बांट दिया गया। प्रायद्वीपीय पठार, प्रायद्वीप चूंकि शब्द जानना जरूरी है। प्रायद्वीप का अर्थ होता है कि वह स्थलखंड जिसके तीन तरफ से जल का विस्तार हो या जिसकी तीन तरफ की सीमा जल से बन रही हो, उसी भूखंड को हम क्या कहते हैं, प्रायद्वीप कहते हैं। एक तरफ की सीमा बच रही है तो वह किससे बनेगी, स्थलखंड से बनेगी। तो यहाँ पे क्या हो गया, प्रायद्वीप हो गया। प्रायद्वीप को अध्ययन करने के लिए या प्रायद्वीपीय पठार का अध्ययन करने के लिए इसे हम दो भागों में बांट देंगे। जिन दो भागों में बांटेंगे तो मध्यवर्ती उच्च भूभाग और दूसरा क्या होता है, दक्कन का पठार होता है। मध्यवर्ती उच्च भूभाग का मतलब यह जो हिस्सा है यह मध्यवर्ती उच्च भूभाग के अंतर्गत आएगा। इसमें किसको किसको हम पढ़ेंगे, अरावली को पढ़ेंगे, मालवा का पठार पढ़ेंगे, बुंदेलखंड का पठार पढ़ेंगे, बघेलखंड का पठार पढ़ेंगे, छोटा नागपुर का पठार पढ़ेंगे, विंध्यन श्रेणी पढ़ेंगे, सतपुड़ा श्रेणी पढ़ेंगे, मैकाल पठार पढ़ेंगे और मेघालय का पठार पढ़ेंगे। जबकि इसके अंतर्गत पश्चिमी घाट पढ़ेंगे, पूर्वी घाट पढ़ेंगे, दंडकारण्य पढ़ेंगे, तेलंगाना का पठार पढ़ेंगे, कर्नाटक का पठार पढ़ेंगे, छत्तीसगढ़ का पठार पढ़ेंगे, नागपुर का पठार पढ़ेंगे, नीलगिरी का पठार, नीलगिरी श्रेणी पढ़ेंगे, अन्नामलाई श्रेणी पढ़ेंगे और एक जो है कार्डमम श्रेणी। कौन सा, कार्डमम श्रेणी पढ़ेंगे। इतनी सारी श्रेणियों को हम पढ़ने का काम करेंगे, ठीक है। यही हमारा क्या होगा, प्राकृतिक प्रदेश होगा। लेकिन दोस्तों एक चीज़ और देखते हैं, इन श्रेणियों की सबसे ऊंची ऊंची चोटियों की हम चर्चा कर लेते हैं साथ ही साथ। तो सबसे इसकी ऊंची चोटी का नाम क्या है, गुरु शिखर। इसका क्या नाम हो जाएगा, गुरु शिखर, गुरु शिखर, ठीक है। जिसकी ऊंचाई कितनी है, 1722 मीटर। यदि इसकी हम बात करते हैं तो इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या होगा, इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या होगा, धूपगढ़, धूपगढ़। और धूपगढ़ की ऊंचाई कितनी होगी, धूपगढ़ की ऊंचाई जो होगी 1366 मीटर। इसकी यदि हम बात करते हैं तो इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है, अमरकंटक, अमरकंटक। और इसकी ऊंचाई कितनी है, 1050 मीटर, 1050 मीटर। इसके बाद यदि हम बात करते हैं तो इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है,
इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? दोदा बेटा। कौन सा? दोदा बेटा। और दोदा बेटा की ऊंचाई कितनी है? 2637 मीटर। और इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? अन्नामलाई की अनाई मुड़ी। क्या नाम है? अनाई मुड़ी। और इस अनाई मुड़ी की ऊंचाई जो है वो कितनी है? 2695 मीटर, जो क्या है? दक्षिणी भारत की सबसे ऊंची चोटी है। दक्षिणी भारत की सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी। ठीक है दोस्तों, इसी हिस्से का हमें अध्ययन करना है और इस हिस्से का विस्तृत रूप से हम अध्ययन करने का काम करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो यह हमारा दक्कन का पठार या प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा हो गया। ठीक है, इसके एक एक भागों का हम अध्ययन कल से करना शुरू करेंगे। दोस्तों, हमारी यदि वीडियो पसंद आ रही हो तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट के माध्यम से जुड़ने का प्रयास करें और जो भी क्वेश्चन या डाउट है वो पूछने का काम करें। धन्यवाद।